देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, बिहार के चुनाव के मद्देनजर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बिहार आने से पहले तेजस्वी यादव ने भी बुला ली अपने सारे नेताओं की बड़ी बैठक। बताएंगे पटना में होने वाला है जोरदार तरीके का एक इमरजेंसी बैठक। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा मिल्कीपुर चुनाव। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी की पदयात्रा कब से निकलने वाली है, बताएंगे कहां कहां पर सभाएं करने वाले हैं, और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा करने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीधा शंकराचार्य ने दिया है करारा जवाब। इसी के साथ में बीजेपी के नेता फिर से विवादित बोलते नजर आए हैं। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के बाद लगेगा बिहार का नंबर और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में होगा जोरदार परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों मिल्कीपुर में आपको क्या नजर आता है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के चुनाव के बीच राहुल गांधी बिहार के चुनाव को भी नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से लगातार बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को साथ में एकजुट करने के लिए और सारे पार्टी के विवाद को सुलझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि राहुल गांधी भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली से सीधा बिहार आएंगे। दोस्तों आज राहुल गांधी की सभा को लेकर जोरदार तैयारी शुरू हो गई है। आज 12:45 पर दोपहर में राहुल गांधी बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने जा रहे हैं। 2:45 पर पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक पटना में मौजूद सदाकत आश्रम में बुलाया गया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में कैसे आगे बढ़ना है इसको लेकर रोड मैप पकड़ाने वाले हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों आलम यह है कि इंडिया गठबंधन की पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी अब अपने सारे नेताओं को अचानक से पटना बुला लिया है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है, सभी विधायक सांसदों को पटना बुलाकर मीटिंग लेने वाले हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में मीडिया लगातार यह सवाल खड़ा कर रहा है कि अचानक से राहुल गांधी का दौरा और उसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा सारे दिग्गज नेताओं को बिहार की राजधानी पटना में तलब करने पर कि क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों तेजस्वी यादव राहुल गांधी के समीकरण क्यों बन रहे हैं, क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की कर रहे हैं तैयारी, क्या इंडिया गठबंधन अगले चुनाव को लेकर बैठक करने वाला, ये बड़े सवाल है। आज इसके सारे जवाब सामने आ जाएंगे। दोस्तों राहुल गांधी जैसे ही बिहार के दौरे पर आएंगे, जानकारी मिली जगह जगह कांग्रेस पार्टी ने बैनर पोस्टर लगा दिया, तो पहले प्रशासन के लोगों के दिल में दर्द होने लगा। राहुल गांधी के बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए गए, सस्ती पॉपुलैरिटी इकट्ठा करने के लिए। बाद में पता चला कि जिन लोगों ने ये बैनर पोस्टर लगाया था उनका गठबंधन की सरकार से लेना देना है। दोस्तों जैसे ही कांग्रेस पार्टी के लोगों को जगह जगह पर राहुल गांधी को बदनाम करने वाला बैनर पोस्टर दिखाई दिया, कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हो गए और सबने मिलकर बैनर पोस्टर को फाड़कर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में राहुल गांधी का अपमान नहीं सहा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एग्रेसिव कैंपेन चला रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के बदनाम करने पर एक के बदले दो करारे जवाब दिए जा रहे हैं। वहीं पर पप्पू यादव ने भी राहुल गांधी के स्वागत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों ने कहा है कि गांधी, अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा को लेकर राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, बिहार में उनका भरपूर स्वागत किया जाएगा। खुद पप्पू यादव भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर मीडिया में इन नेताओं ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत लड़ाई लड़ने वाला है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी पूरी तरीके से डरे हुए हैं कि मिल्कीपुर के चुनाव में हार के कारण देश भर के अंदर एक मैसेज ना चला जाए कि अयोध्या की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करती है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बाहर से उम्मीदवार लेकर आई है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। दोस्तों मिल्कीपुर सीट से जैसे ही चंद्रभान पासवान का नाम तय किया गया, वैसे ही सबको पता चला कि ये तो अयोध्या या मिल्कीपुर के रहने वाले नहीं है, ये तो किसी बाहर व्यक्ति को लेकर यहाँ पर मिल्कीपुर में उपचुनाव लड़वाया जा रहा है। यानी बाहर से लाए गए प्रत्याशी के आधार पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर बाहरी वर्सेस आंतरिक का मुद्दा बना दिया है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे हुए हैं। सपाई नेताओं ने कहा है कि जो नेता आता है चुनाव लड़ने के लिए उसको उसी क्षेत्र से होना चाहिए जिस क्षेत्र के उसके वोटर होते हैं। चंद्रभान पासवान के नामांकन के बाद यूपी सरकार के कृषि मंत्री इस पर जस्टिफिकेशन देते हुए कह रहे हैं कि ये परिवारवाद वर्सेस जनता का चुनाव होगा, लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार किसी और क्षेत्र से आया हुआ है जिसे यहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बाहरी वर्सेस आंतरिक के मुद्दे में ही बीजेपी बुरी तरीके से फंसने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखो। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी के बागी उम्मीदवार को लेकर दोस्तों आप लोगों ने काफी सारी न्यूज देखी होगी, लेकिन एक और जो ऐसी बड़ी खबर आई है जो लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि उनको टिकट दिया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री राधेश्याम त्यागी का टिकट काट दिया गया। दोस्तों इसके बाद खंडासा बाजार में प्रचार के दौरान उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और बेहोश होकर गिर गए। मौके पर मौजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। जो जानकारी आई है उसके अनुसार बीजेपी के नेता को दिल का दौरा पड़ा है, टिकट न मिलने से परेशान चल रहे थे राधेश्याम त्यागी, उनका बीपी बढ़ गया था। दोस्तों कुमारगंज अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। दोस्तों मानसिक प्रताड़ना दी गई है, बाहर से एक उम्मीदवार को लाकर चुनाव लड़वाया जा रहा है, जबकि बीजेपी के स्थानीय नेता को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों क्या बाहरी वर्सेस आंतरिक के मुद्दे पर पूरा मिल्कीपुर
मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा शिफ्ट होने वाला है, जो भी लगता है लिखेगा जरूर। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने भी दो शब्दों में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा। अखिलेश यादव ने कह दिया भारतीय जनता पार्टी का यह भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा और सांप्रदायिक राजनीति एक बार फिर से चुनाव में शिकस्त खाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस उपचुनाव को पारदर्शिता तरीके से करवाए, पारदर्शी चुनाव का उदाहरण बनाए ताकि सबको आमंत्रण मिले वोट डालने का। पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट तंत्र के बीच की यह लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी भीतर घात से पहले ही कमजोर पड़ चुकी है। बीजेपी को हराने के लिए किसान, महिला, युवा एक साथ तैयार बैठे हुए हैं। साथ साथ दिल्ली में वापसी की राह देख रही कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में आखिरकार 2 हफ्ते में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने अब तय कर लिया है कि दिल्ली के चुनाव को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पार्टी अगले 2 हफ्ते में जब चुनाव के अंतिम दौर चल रहे हैं तो इस तरीके से प्रचार किया जाए कि दूर तक मैसेज क्लियर पहुंच जाए। राहुल गांधी दिल्ली में जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 1 दर्जन सीटों को आइडेंटिफाई किया है जहां पर पार्टी के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, यानी 12 से 15 सीटें हैं लगभग जहां पर राहुल गांधी की पदयात्रा करवाई जाएगी। और इसके साथ पार्टी ने तय किया है कि गारंटी का कार्ड 25 लाख कार्ड लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए का सिलेंडर, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, रोजगार के लिए बेरोजगारों के लिए 1 साल के आधुनिक शिक्षा के साथ साथ 8,500 रुपए महीना देने का वादा किया है और भी कई बड़े वादे किए गए हैं। कुल मिलाकर केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए टेम्पलेट जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी फुल फ्लेज कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी अब दिल्ली के चुनाव में सीरियस है ताकि आम आदमी पार्टी के ऐसे वोटर जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के कट्टर वोटर हुआ करते थे लेकिन आम आदमी पार्टी के उदय के बाद वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए तो उन सबकी वापसी करवाई जाए। और वैसे भी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर तो कुछ एक वोट हैं जो आम आदमी पार्टी से छिड़कते चले जा रहे हैं। दोस्तों अगर ये वोट बीजेपी के साथ चले गए या फिर न्यूट्रल चले गए तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ना भी जरूरी है ताकि आम आदमी पार्टी से नाराज वोटर्स कांग्रेस पार्टी की तरफ वापस लौट जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों स्ट्रेटजी के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की फोटो और मूर्ति प्रयागराज कुंभ में बनाई गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काफी दर्द हुआ। बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे। अब शंकराचार्य ने ही इन लोगों का करारा जवाब देते हुए भाजपाइयों को ही निशाने पर लेते हुए कहा है कि यहाँ पर 10-10 मीटर पर 2 लोगों की तस्वीर लगाई गई है, फोटो लगाई गई है, हर जगह बैनर पोस्टर लगा हुआ है। एयरपोर्ट की तरफ जाइए वहां भी बैनर पोस्टर पूरा सड़कों पर लगा हुआ है, केवल 2 लोग दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया दोस्तों, लेकिन मोदी और योगी की तस्वीरें हर जगह लगाई गई है। प्रयागराज में ऐसा लग रहा है कि भाजपा का कैंपेन चल रहा हो प्रयागराज में। और इसी पर शंकराचार्य ने कहा कि अगर 2 व्यक्तियों की तस्वीर हर जगह लगाई जा सकती है तो फिर कुछ और लोगों के द्वारा अन्य नेताओं की जो फोटो, तस्वीर और प्रतिमा लगाई जा रही है जो उनके लिए श्रद्धेय है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाने से भाजपा के लोगों को दिक्कत हो रही थी दोस्तों, अब इसका जवाब उनको देना चाहिए। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के बिहार में एक नेता है, दिग्गज नेता है, बाहुबली नेता सुनील पांडे, उनके बेटे और बीजेपी के विधायक ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक विशाल प्रशांत ने प्रशासन के लोगों को हड़काते हुए चुनौती देते हुए कहा है कि अधिकारियों को सीधा उठाकर फेंक देंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं है। यानी बिहार के चुनाव से पहले अब अधिकारियों को खुला बीजेपी के नेता के द्वारा चैलेंज किया गया है। देखते हैं क्या इस पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से नाराजगी जाहिर की जाएगी या फिर इस बयान को ऐसा ही स्वीकार कर लिया जाएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस शेखर कुमार यादव को मुसलमानों को निशाना बनाने वाले एक बयान पर उनको तलब किया था दोस्तों, उनसे जवाब मांगा था कि आपने एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समाज को लेकर गलत शब्दावली का इस्तेमाल क्यों किया था। इसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने एक लेटर लिखा है दोस्तों, उन्होंने अपने पत्र में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को कहा है कि जो भी बयान उन्होंने दिया था शेखर यादव ने उस बयान पर वो पूरी तरीके से अड़िग है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके बयान से न्यायिक आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने 17 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के नेतृत्व में कोलिजियम के साथ जस्टिस यादव की बैठक के बाद उनसे इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था दोस्तों। और एसके यादव कह रहे हैं कि उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है, लेकिन मुस्लिम समाज को लेकर जो एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, इस पर भी उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है बल्कि इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में देश में एक अलग ही तरीके का गेम चल रहा है, खेला चल रहा है, एक अलग ही तरीके का कह सकते हैं कि फ्रॉड चल रहा है दोस्तों। कारण यह है कि अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर 47,251 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से मात्र 455 करोड़ रुपए अब तक दिए गए हैं, यानी 46,796 करोड़ राइट ऑफ कर दिए गए हैं बैंक के बैलेंस शीट से। और इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला ये कि अनिल अंबानी के पास पैसा नहीं होगा और बिना कंपनी की संपत्ति को सीज किए हुए ये राइट ऑफ कर दिया गया है। दूसरा ये कि उसके पास पैसे होंगे लेकिन वो देने की इच्छा नहीं रखता है, ऐसे में बैंक और एनसीएलटी ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि 46,796 करोड़ रुपए अभी तो देना ही है, लेकिन पता नहीं कहां से अंबानी की कंपनी, अनिल अंबानी की कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं दोस्तों। अंबानी की कंपनी ने नया बिजनेस शुरू कर दिया है सोलर पावर प्लांट का। आंध्र प्रदेश में सोलर पावर प्लांट का ठेका भी मिल गया है दोस्तों, यानी ना जाने कहां से ये 10,000 करोड़ रुपए लेकर आए हैं और पुराने कर्ज वापस करने की जगह, भारत के लोगों के पैसे वापस करने की जगह ये नए तरीके से नए लोन लिए जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए। काफी गंभीर मामला है। देश के किसानों को 1 लाख 2 लाख भी कर्ज देने पर पूरा का पूरा बैंक किसानों के ऊपर चढ़ जाता है,
कई सारे किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन ये मामला खुलकर सामने आ रहा है जहां पर 10,000 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दिए गए हैं। कहां से ये पैसा आया है इसका पूरा जवाब आना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अनिल अंबानी के बारे में दो शब्द जरूर लिखेगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां पर दूसरी सरकारें लोगों को फ्री में राशन, फ्री में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, वहां जाकर कहती है कि ये एक तरीके से फ्री बीज पॉलिसी है, यानी रेवड़ियां बांटी जा रही है। लेकिन खुद जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की पॉलिसी लेकर आते हैं तो फिर उसे वेलफेयर स्कीम बताई जाती है दोस्तों, यानी जनहित में किया गया कार्य बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर्नाटक के चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उसको फ्री बीज बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारा फोकस किसानों पर है, गरीबों पर है, SC ST और पिछड़ा वर्ग के लोगों पर है, उनके विकास पर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों को मूर्ख बना रही है फ्री बीज के नाम पर, यानी रेवड़ी बांटकर मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का यह बयान है जो कांग्रेस पार्टी के वादे को रेवड़ी बता रही है। जबकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता JP नड्डा आए थे और खुद से एक के बाद एक उन्होंने कई सारी रेवड़ी का ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने मैनिफेस्टो में हेल्थ केयर से लेकर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कई सारे रेवड़ियां बांटी है। लेकिन बीजेपी के लोग इसे रेवड़ी नहीं से वेलफेयर स्कीम बताते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मीडिया वाले भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं। बीजेपी के लोग भी विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे मुफ्त के राशन सामान को रेवड़ी बताते हैं, जबकि भाजपा के लोग देते हैं तो जनहित की योजना बताने लगते हैं दोस्तों। के साथ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत को भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार बदलेगी तो इन घोटालों की जांच होगी, तब पता चल जाएगा कि आयुष्मान भारत वास्तव में कितना बड़ा घोटाला है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें दिल्ली सरकार को राजधानी में इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि आयुष्मान भारत जिसके नाम पर बीजेपी के लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं, हकीकत में यह योजना भारत में सबसे बड़ा घोटाला है और जैसे ही केंद्र में सरकार बदलेगी वैसे ही इस घोटाले के तह तक पहुंचा जाएगा और घोटाले पर डिटेल में जानकारी सामने आ जाएगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है तो अपनी राय जरूर लिखा आएगा। प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से लूट मचाते हैं सबको पता है, कैसे फर्जी बिल बनाए जाते हैं और लोगों के ट्रीटमेंट के नाम पर दवाइयां महंगी दी जाती है, इंजेक्शन महंगे दिए जाते हैं और एक एक दिन के लाखों रुपए बिल बना दिए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों नागलोई जाट विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने रोहित चौधरी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर मजबूत चुनाव लड़ रही है, उसमें से एक सीट नागलोई जाट की सीट है दोस्तों। यहाँ पर पिछली बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रघुवीर शौकीन को 74,444 वोट मिला था दोस्तों, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सुमन लता को 62,820 वोट मिला था और यहाँ पर मात्र 11,000 के अंतर से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया था। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को लगभग 9,000 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से रोहित चौधरी को मैदान में उतारा है दोस्तों। जोरदार मुकाबला होगा, लेकिन जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया है, नामांकन में हजारों की संख्या में उनके समर्थक नामांकन रैली में शामिल हुए हैं, इससे संकेत है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक अच्छा फाइट देने वाली है, एक अच्छा फाइट यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 8 महीने का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है दोस्तों। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग तरीके की डिमांड की जा रही है। एनडीए गठबंधन में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव से पहले 20 सीटों पर अपनी पार्टी के लिए डिमांड की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से 40 सीटें मांगना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी मिनिमम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखते हैं क्या 20 सीटें देने को राजी होंगे या नहीं होंगे। साथ साथ आज पटना में होने वाले राहुल गांधी के सदाकत आश्रम में कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी श्री मोहन प्रकाश और प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद पहुंचे जायजा लेने के लिए और पता लगाने के लिए कि तैयारियां पूरी हो रखी है नहीं हो रखी है। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है दोस्तों। पार्टी ने यहां पर 30 उम्मीदवार मैदान में उतारे और अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एनसीपी ने नई दिल्ली, कालका जी और करावल नगर जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। नई दिल्ली सीट से विश्वनाथ अग्रवाल, कालका जी से जमील और करावल नगर से संजय मिश्रा को टिकट दिया गया है। अजित पवार की पार्टी ने पहले 15 से 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था दोस्तों, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और सीटों का नंबर और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लगभग 30 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए गए हैं। अगर एनसीपी अजित पवार गुट ने 30 कैंडिडेट उतारे तो इसका मतलब वोटिंग परसेंटेज उनका और बढ़ेगा और जिन सीटों पर वो वोट काटेंगे भाजपा का ही वोट काटेंगे। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। गरीब महिलाओं को सिलेंडर के नाम पर 500 रुपए में सब्सिडी में सिलेंडर देने का वादा किया गया है और होली दीपावली पर एक एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी अमित शाह यही वादा 2022 के चुनाव में करके आए थे, तब से अब तक जनता उन्हीं को ढूंढ रही है दोस्तों। आज तक तो मिले नहीं है अमित शाह फ्री सिलेंडर के साथ में। इसी के साथ में बीजेपी मातृ सुरक्षा वंदन योजना के नाम पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा कर रही है। 6 पोषण किट देने का वादा कर रही है। नड्डा ने 60 से 70 साल के बुजुर्गों को मिलने वाले पेंशन को 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का भी वादा किया है। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में अटल कैंटीन योजना के तहत गरीबों को 5 रुपए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कराने का भी वादा किया गया है। साथ साथ दोस्तों अडानी के द्वारा जो चैनल ऑन किया जाता है, यानी अडानी का चैनल एनडीटीवी ने कंगना रनावत के इमरजेंसी को एक डिजास्टर बताया है। आपको बता दें कि कंगना रनावत एक मूवी लेकर आई है इमरजेंसी के नाम से और इस मूवी में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी को बदनाम करने के सारे षड्यंत्र रचे गए हैं दोस्तों। और जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद कई लोगों ने फिल्म देखा और उनको पता चला कि ये फिल्म देखने लायक ही नहीं है। आपको बता दें कि एनडीटीवी में एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो इमरजेंसी मूवी कंगना रनावत ने बनाई है, इस मूवी को इसलिए देखना चाहिए ताकि
ताकि सबको लगे, सबको पता चल जाए कि ऐसी मूवी जिंदगी में कभी नहीं बनानी है। यानी मूवी इसलिए देखो ताकि ये मूवी, ऐसी मूवी कभी मत बनाओ अपनी जिंदगी में। कुल मिलाकर दोस्तों कंगना रनावत को जोरदार तरीके से ट्रोल किया गया है। बताया गया है कि इमरजेंसी मूवी एकदम वाहियात मूवी है, इसे देखने का कोई मतलब नहीं है और जो देखेगा वो पूरी तरीके से टॉर्चर फील करेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? एनडीटीवी ने ही कंगना रनावत के इमरजेंसी मूवी की पोल खोल दी है और यही भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता की हकीकत है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शुक्रवार को पंजाब में जोरदार विरोध किया। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी के विरोध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिनेमा घरों के बाहर प्रदर्शन किया। दोस्तों राज्य में ज्यादातर जगह पर फिल्म की रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए। 1975 से 77 के बीच में 21 महीनों में आपातकाल के दौरान जो घटनाक्रम हुए दोस्तों उसे बीजेपी की नजर से ही दिखाया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? क्या ये मूवी जानबूझकर इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए लेकर आई गई है? क्योंकि बांग्लादेश भारत के राजनीतिक संबंध लगातार खराब है दोस्तों और मोदी सरकार से बार बार इंदिरा गांधी को याद दिलाकर सवाल पूछे जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। बांग्लादेश को लेकर इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी कितनी अच्छी थी, मोदी सरकार ने आके देश के लिए क्या किया है? बांग्लादेश और भारत के संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे हैं और मोदी के पास बांग्लादेश के मामले को लेकर कोई ऐसी योजना नहीं है, कार्य योजना नहीं है जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों को अच्छा किया जा सके। कहीं ना कहीं इसीलिए इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए मूवी बनवाई गई होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी रामविलास पासवान ने एक सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली के देवली विधानसभा सीट से दीपक तंवर वाल्मीकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारे गए हैं। दोस्तों जेडीयू ने बुराड़ी विधानसभा सीट से शैलेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन का तारीख पूरा हो चुका है। बीते दिन 70 सीटों पर नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को दिया था। जीतन राम मांझी भी एक सीट मांग रहे थे लेकिन उनको अलग थलग कर दिया गया। दोस्तों उनको कोई भाव बीजेपी ने नहीं दिया। इसके बाद जीतन राम मांझी बिहार में 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि 20 सीटें उनको मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी उनके आने वाले दिनों में भी बयान आते रहेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू और एलजेपी को जो 2 सीटें दी है, एक बुराड़ी की सीट जेडीयू को दी है जिसमें पिछली बार 88,000 के वोटों के अंतर से चुनाव में हार मिला था और दूसरी सीट ये जो देवली की बीजेपी ने एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को दिया है, चिराग पासवान की पार्टी को दिया है। यहाँ पर पिछले चुनाव में बीजेपी को लगभग 40,000 के अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद कुमार 40,000 के अंतर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश जरवाल से चुनाव हार गए थे। इससे पहले 2015 की बात करें तो 63,000 के अंतर से देवली की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया था। दोस्तों 2013 में भी लगभग 17,000 के नंबर से बीजेपी के नेता को हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 16,000 के अंतर से चुनाव हरा दिया था। तो अब भारतीय जनता पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को ये सीट दे रही है जहां पर अच्छे खासे अंतर से उनको पिछली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी उनका जीत की संभावना नहीं थी। यानी जेडीयू को भी काफी टफ सीट दी गई है दोस्तों और चिराग पासवान की पार्टी को भी काफी टफ सीटें मैदान में उतारा जा रहा है। साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दांव खेलते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखा है। इसमें जिक्र किया गया है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो का इस्तेमाल कई सारे छात्र करते हैं जहां पर किराया का प्रॉफिट 50% राज्य सरकार 50% केंद्र सरकार को मिलता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करना चाहता हूं कि छात्रों को मुफ्त में यात्रा करने का मौका हम लोग बसों में तो देंगे ही देंगे, अगर केंद्र सरकार इजाजत देती है तो मेट्रो में भी ऐसी योजना लेकर आएंगे। मेट्रो में अगर केंद्र सरकार चाहे और दिल्ली सरकार चाहे तो वो फ्री कर सकती है छात्रों के लिए। छात्र क्योंकि मेट्रो का काफी इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह पत्र लिखता हूं। दिल्ली के छात्र अपने स्कूल अथवा कॉलेज तक जाने आने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर है। छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायत देने की प्रस्तावना करता हूं। इसी के साथ में बीजेपी ने किया ऐलान, अगर उन्हें वोट दिया तो वे सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा ने कहा था कि आपदा के मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का अड्डा है और लोगों की आंख में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम है। आपदा के मोहल्ला क्लिनिक में 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारी सरकार आने पर इसकी जांच की जाएगी। जेपी नड्डा के द्वारा जो ये बयान दिया गया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर उन्हें वोट दिया गया तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया जाएगा। सांसद राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बीजेपी से जवाब मांगा है। दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दोस्तों जस्टिस नाग प्रसन्ना ने मामले को रद्द करने के साथ ही राहुल गांधी की याचिका पर बीजेपी से जवाब मांगा है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। वरिष्ठ वकील एसके शेट्टी ने गांधी की ओर से दलील दी और भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से शिकायत दी है, ये आरोप भी लगाए गए हैं। सासा बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के नेता केशव प्रसाद ने गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन और प्रचारों के नारे का हवाला देते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। साथ साथ दोस्तों अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बताने वाले तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया कहने लगे कि आज कुंभ में जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। आईपीएल में खर्च किया जाता है पैसा इतनी बड़ी मात्रा में तो कोई सवाल नहीं खड़ा होता। आईपीएल को तो विपक्ष के लोग बड़े मजे से देखते हैं, तो फिर महाकुंभ से विपक्ष को चिढ़ क्यों होती है? तो इस पर जवाब देते हुए अशोक कुमार पांडे ने कहा कि सवाल तो इनकी विशेष दवाई के खर्च पर भी कोई नहीं उठाता क्योंकि आईपीएल की तरह उस पर भी कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं होता। यानी दोस्तों आईपीएल का कुंभ के साथ कंपेयर करना ही संतरे और सेब का कंपैरिजन जैसा मामला है क्योंकि कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश
देश की योगी सरकार कर रही है, सारे पैसे सरकारी पैसे खर्च हो रहे हैं, जबकि आईपीएल का आयोजन किया जाता है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, स्पॉन्सर्स के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा, जो कि सरकारी संस्थान नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस तरीके के तथाकथित पत्रकार के बारे में? दो शब्द जरूर लिखिएगा। और दीपक चौरसिया जो टीवी पर शराब पीकर आते हैं एंकरिंग करने के लिए, वो कुंभ को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अतिरिक्त खर्चे को। अगर आप भी मानते हैं कि कुंभ पर किए गए खर्चे की ऑडिटिंग भी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि पैसा कहां कहां राज्य की सरकार ने खर्च किया है, ताकि जिम्मेदारी फिक्स की जाए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।